अच्छा, डायनामिक मेथड डिस्पैच को हम डिस्कस करने लगे थे। डायनामिक मेथड डिस्पैच का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को कॉल करते हैं तो जो उसके कॉल को जो रिजॉल्व किया जाता है कि कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा, इस बात का डिसीजन रन टाइम पर होता है, कंपाइल टाइम पर नहीं होता। यानी कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा, इस बात का डिसीजन रन टाइम पर होता है, कंपाइल टाइम पर नहीं होता। लेकिन डायनामिक मेथड डिस्पैच को डिस्कस करने से पहले एक चीज का पता होना बड़ा जरूरी है, वो ये कि जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास है आपके पास, फॉर एग्जांपल पेरेंट, आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया e1 इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, ठीक है, आप उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो भी पेरेंट का है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी पेरेंट का है। या आप ऐसे कर लेते हैं कि चाइल्ड क्लास का तो आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप लिखते हैं कि जी चाइल्ड, सपोज c1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, हम ऐसे सेट करते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो ये कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट यूज करो, वेरिएबल यूज करो आप पेरेंट का, लेकिन ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो चाइल्ड का। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि पेरेंट p1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो आपने जो वेरिएबल लिया रेफरेंस वेरिएबल वो पेरेंट का है, लेकिन आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो चाइल्ड का है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है, ये इनवैलिड स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन इसके ऑपोजिट, इसके उलट जो है वो आप काम नहीं कर सकते। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि रेफरेंस वेरिएबल जो है वो आप चाइल्ड का ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं वो आप पेरेंट का कर रहे हैं। इस तरह से पॉसिबल इसलिए है क्योंकि चाइल्ड और पेरेंट के बीच इस आर का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट के बीच इस आर का रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो हमारे पास पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल्स जो होंगे वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है ये उससे पहले बुक के अंदर थीमा है, उसने बताया हुआ है, पूरा टॉपिक जैसे डिस्कस किया होगा। अगर आप डायनामिक मेथड डिस्पैच की बात करें तो यहाँ पर देखो वो आपको एक बात बता रहा है। Let's begin by restarting an important principle. A superclass reference variable. Superclass reference variable can refer to a subclass object. कि जो आपके पास जो पेरेंट का वेरिएबल है वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। और इसी चीज को यूज करते हुए हमने डायनामिक मेथड डिस्पैच को जो हम यूज करेंगे। A subclass object uses this fact to resolve the call of the overridden method at the runtime. अब यहाँ पर अब इशू ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो मेथड है वो है दोनों क्लासेस के अंदर, पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है। मेथड है एक, तो देखिए आप सुनिए, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। मेथड है एक जो पेरेंट क्लास में भी है, चाइल्ड क्लास में भी है। चाइल्ड ने उसको ओवरराइड किया हुआ, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कुछ ऐसे कि जिसमें वेरिएबल आपके पास पेरेंट का है और ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड का है। अब अगर आप मेथड एक कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा p1 डॉट और वो मेथड है फॉर एग्जांपल मूव मेथड, जिसकी हमने एक एग्जांपल भी दी, फॉर एग्जांपल मूव मेथड। अब ये मूव मेथड दोनों में अवेलेबल है, पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि जब आपका ये मूव मेथड कॉल होगा कि मूव मेथड कौन सी क्लास का होगा, पेरेंट क्लास का मूव होगा या चाइल्ड क्लास का मूव होगा? अच्छा, जब ये इसको कंपाइल करेगा ना तो कंपाइल टाइम तक हमारा जो जेपीएम है जावा वर्चुअल मशीन को ये समझ ली होगी कि जैसे ये जो मूव मेथड है ये पेरेंट का है क्योंकि वेरिएबल पेरेंट का यूज है। लेकिन रन टाइम पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो चाइल्ड का क्रिएट होगा, इसलिए
ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रन टाइम पर उसको ये पता लगेगा कि नहीं ये मूव मेथड जो मैंने कॉल करना है ये पेरेंट वाला मूव कॉल नहीं करना बल्कि चाइल्ड वाला मूव मेथड। अब मेथड कौन सा कॉल होगा इस बात का डिसीजन होगा रन टाइम पे, तो फाइल टाइम पर नहीं होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है पोस्ट करना, भेजना, रवाना करना। तो ये जैसे आप कहते हैं कि इन वाला डिस्पैच कर दो, उसको भेज दो, तो ये चीज आपकी रन टाइम पर रिजॉल्व होगी कि कौन सा मेथड जो है वो कॉल होगा, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा या चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा, और इसको इस प्रोसेस को आप डायनामिक मेथड डिस्पैच करें। ये चीज इसने जो है वो यहाँ पर बुक के अंदर लिखी हुई भी है और बता भी रहा है यहाँ पर सारा कुछ आपको। इसको अगर आप प्रैक्टिकली करें तो प्रैक्टिकली करने के लिए देखो मैं यहाँ पर अपना इसी तरह नेटबीन्स में मैं आ जाता हूँ और हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जावा एप्लीकेशन, और सपोज इसको नाम मैं दे रहा हूँ डायनामिक मेथड डिस्पैच। सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, जैसे हमने पहले भी ये काम किया था। सपोज क्लास हम बना रहे हैं, ये एग्जांपल हमने पहले भी की हुई थी, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एनिमल की हमने क्लास बनाई, एनिमल की क्लास के अंदर हम एक मेथड रख रहे हैं पब्लिक वॉइड मूव, और यहां पर मैं एक सपोज मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये काम हमने पहले किया हुआ है। ऑल एनिमल्स मूव, अब मैं यहां पर एक चाइल्ड क्लास बना रहा हूं फॉर एग्जांपल टाइगर, और इसको हम एक्सटेंड करा रहे हैं एनिमल से, इनहेरिटेंस कर रहे हैं जी। और चाइल्ड क्लास जो है वो भी उसमें भी एक मूव मेथड है, दोनों का नाम भी सेम है और सिग्नेचर भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड क्लास है वो बेसिकली अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको न्यू इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं, और सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जी टाइगर मूव्स ऑन 4 feet। ओवरराइडिंग हो गई। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ, मेन में वेरिएबल में ले रहा हूँ एनिमल का, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास यानी कि टाइगर का। जब कभी आप ऐसा करेंगे तो अब ये जो आपके पास वेरिएबल है यानी कि a1 बेसिकली, इसको यूज करते हुए आप पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। बात है ना, ठीक है। चाइल्ड के मेंबर एक्सेस नहीं होंगे, पेरेंट के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे a1 और डॉट आगे लगा के मैं इसका मूव मेथड में कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर a1 डॉट मूव, अब यहाँ पर वेरिएबल आपके पास सुपर क्लास का है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब क्लास का हम यूज कर रहे हैं। अब ये मूव मेथड कौन से वाला कॉल होगा, पेरेंट का मूव या चाइल्ड का मूव, इस बात का डिसीजन रन टाइम पर होगा। अगर अभी फिलहाल मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा सकूं इंटेलिजेंस को, देखो मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया है उसने पेरेंट के मूव को सेलेक्ट किया क्योंकि वेरिएबल पेरेंट का है, वेरिएबल पेरेंट का है, तो कंपाइल टाइम तक ये समझा जाएगा कि ये मूव मेथड पेरेंट पर कॉल होता है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसे ये पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्योंकि सब क्लास का बना है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है इसलिए, और चाइल्ड के अंदर भी वो मेथड मौजूद है,
चाइल्ड में भी वो मेथड मौजूद है, इसलिए अब वो चाइल्ड का जो मूव मेथड है वो उसको कॉल करेगा, यानी कि अब हमें आउटपुट मिलेगी टाइगर मूव्स ऑन 4 फीट्स। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे टाइगर वाला आपको जो मेथड था वो आपने पेरेंट वाला नहीं बोला। हाँ, अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेरेंट का बनाता तो फिर जाहिर सी बात है आपको यही आपको आउटपुट मिलनी थी, यानी कि सपोज अगर मैं इधर अगर मैं लिखूं यहाँ पर एनिमल A2 इक्वल्स टू न्यू एनिमल, और अब अगर मैं A2 का मूव मेथड अगर मैं कॉल करूंगा तो ऑब्वियसली उसने आपको ऑल एनिमल्स मूव वाली आपको जो है रिजल्ट है वो आपको जो है वो शो करा दी है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप लोगों ने नोट की, जो मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि देखो मैंने टाइगर की क्लास में एक मेथड और बनाया है, एक मेथड टाइगर की क्लास में। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया चाइल्ड का और रेफरेंस वेरिएबल लिया मैंने पेरेंट का। A1 डॉट मूव तो वर्क कर रहा है, लेकिन A1 के साथ अब आप ईट का मेथड यहाँ पे देखो वो इंटेलिजेंस में आ ही नहीं रहा, आपसे कॉल नहीं कर सकते। रीजन क्या है? देखो रीजन यही है, मैंने अभी आपको एक बात बताई, देख लो कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सब क्लास का है और जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं वो सुपर क्लास का है, तो आप उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकेंगे जो सुपर क्लास के हैं, इसके ऊपर सुपर क्लास, क्योंकि वेरिएबल आपका सुपर क्लास है। अगर वेरिएबल सुपर क्लास का है, ऑब्जेक्ट भले आपके पास चाइल्ड क्लास का हो, लेकिन जो मेंबर्स जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं वो सिर्फ सुपर के होंगे, वो चाइल्ड नहीं होंगे। लेकिन मूव मेथड ऐसा था जो दोनों में, मूव मेथड दोनों में, ईट दोनों में नहीं था। ईट जो है वो मैंने सिर्फ टाइगर की क्लास में मैंने बनाया है, एनिमल की क्लास में मैंने ईट बनाया ही नहीं है। इसलिए यहां पर आप A1 के साथ आप ईट मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। बात क्लियर हो रही है? लेकिन मूव मेथड क्योंकि दोनों में, आप या तो मूव मेथड को यूज कर सकते हैं, और यही हमने देखा था कि अगर आप मूव मेथड को यूज कर रहे हैं वहां पर, तो वो कंपाइलर ये समझ रहा है कि जैसे ये मूव मेथड जो है वो एनिमल का कॉल होने लगा है। ये देखो, ये मूव मैंने कॉल किया और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वो एनिमल का मूव सिलेक्ट करता है, वो चाइल्ड का मूव सिलेक्ट नहीं करता। लेकिन हमारी एप्लीकेशन रन होती है, तो रन होते वक्त से पता लगता है कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा सिलेक्ट करता है। अब जो मूव मेथड को कॉल करेगा वो भी चाइल्ड का मूव मेथड कॉल करेगा। ये हमारे पास है डायनामिक मेथड डिस्पैच, और इसके लिए हम एक और टर्म भी हम यूज करते हैं और वो टर्म है लेट बाइंडिंग की। लेट बाइंडिंग यानी कि इस बात का डिसीजन रन टाइम पर होगा कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है। हाँ, कंपाइल टाइम में नहीं डिसीजन हो रहा, कंपाइल टाइम में तो समझ रहा है कि मुझे पैरेंट का ये मेथड कॉल करना है, लेकिन असल में वो मेथड जो है आपको हमारे पास साइड पर कॉल हो रहा है, तो इसको हम लेट बाइंडिंग है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। चलो बुक से मैं आपको फिर से थोड़ा सा रेफरेंस जो है वो मैं आपको दे दूं।
यही सेम एग्जांपल, इसे मिलती जुलती एग्जांपल, सेम तो नहीं, मिलती जुलती एग्जांपल उसमें यहाँ पे बुक में आपको दी हुई है, इसको जो है वो आप पढ़ लेना, ट्राई कर लेना। मेथड ओवर राइडिंग की यहाँ पे वो बात कर रहा है, ये हमने कर ली है। आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए आपके नोट्स में उन्होंने जो है वो स्लाइड्स में दी हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आपके पास ये कोर्स आउटलाइन है, और यहाँ पर इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस वीक 7 ये हमने काम कर लिया। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग भी हमने सारा कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस इसको जो है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्रोच में अपना करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो इजीली एक दिन का काम है, वो इजीली एक दिन में कर पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, क्यों हम यूज करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट को आप सिंपली कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं इनकम्प्लीट के साथ। इनकम्प्लीट कोई क्लास ऐसी जो इनकम्प्लीट क्लास है, जो मुकम्मल नहीं है, जो कंप्लीट नहीं है। इस तरह से हमारे पास होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ऐसे मेथड जो कि कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा कंप्लीट। इनकम्प्लीट मतलब मुकम्मल नहीं है और कंप्लीट मतलब वो मुकम्मल है। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। आजकल देखो ऐसा होता है, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दे रहा है कि there are situations in which you will want to define a superclass that declares the structure of a given abstraction without providing a complete implementation of every method. तो sometimes आप ऐसा करते हैं कि आप एक ऐसी parent class बनाना चाहते हैं जो parent class आपको सिर्फ एक structure provide, structure without implementation, implementation ना हो उसके अंदर आप हर method की जो है वो कोई प्रॉपर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं दे रहे, विदाउट प्रोवाइडिंग द कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एवरी मेथड। अगर आप पेरेंट क्लास में कोई ऐसा मेथड बनाना चाह रहे हैं जिसकी आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करना चाह रहे, इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या, सिंपल वर्डिंग में जिसको आपने डिफाइन नहीं करना, या और सिंपल वर्डिंग में सुन लो, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, ऐसा मेथड जिसकी बॉडी नहीं होती। जब बॉडी नहीं होगी तो फिर उस मेथड का क्या होगा, उस मेथड की जस्ट डिक्लेरेशन होगी। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक मेथड का कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, void सपोज m1 एक मेथड है, हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते ना, हम तो ब्लॉक बना देते हैं आगे, यहाँ से हम ये सेमीकोलन नहीं लगाते, हम जैसे एक ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स लिखते हैं और ब्लॉक को फॉर्मेट कर देते हैं। ये हमारा मेथड, ये मेथड ये काम करेगा, ये है कंक्रीट मेथड। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, जो कि है इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट मेथड का मतलब ये है कि आप पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट क्लास सिर्फ मेथड्स को डिक्लेयर करेगा, फिर एक मेथड ये होगा, एक मेथड ये होगा, एक मेथड ये होगा। चाइल्ड क्लासेस उनको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन मेथड रहेंगे वही, क्योंकि चाइल्ड ने उनको ओवरराइड करना। तो पेरेंट क्लास क्या कर रही है, पेरेंट क्लास सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे रही है कि भाई इतना मेथड होगा। अब चाइल्ड क्लास जब उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट होगी तो चाइल्ड क्लास जो है उन मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन कर देगी, उनकी डेफिनेशन बताएंगी चाइल्ड क्लासेस। पेरेंट क्लास में उसकी डेफिनेशन नहीं करती, पेरेंट क्लास सिर्फ स्ट्रक्चर देती। बात क्लियर हो रही है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा हमारा, इनकम्प्लीट मेथड। और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है,
उसकी डेफिनेशन नहीं होगी, बल्कि सिर्फ डेक्लेरेशन होगी। आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाकर आप उसको ऐड कर देंगे, आपने उसकी जो कर्ली ब्रैकेट से उसकी बॉडी जो है वो आपने नहीं बना दी। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हो सकता है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा। यानी अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो, कोई एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आप बनाना चाहते हैं, तो फिर जिस क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं उस क्लास को भी लाजमी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। ठीक, बात क्लियर हो गई? मैं चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके मुतालिक लिख देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी हो सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? अ मेथड विथ जस्ट declaration। मजीद क्लियर कर रहा हूं, विदाउट बॉडी। आपने बॉडी बनानी ही नहीं। ये ना करना कि भाई मैं कर्ली ब्रैकेट्स बना के कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करके और बीच में खाली जगह छोड़ते नहीं। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, नीचे कुछ भी नहीं लिखा, अगर आपने एम्प्टी स्टेटमेंट छोड़ दी तो भी वो बॉडी है उसकी। बॉडी होगी ही नहीं, जस्ट डेक्लेरेशन होगी। आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाकर उसको एंड कर दिया, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुछ इस तरह से, मैं चलो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ब्लॉक नहीं बनाना, ठीक है? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में मैंने बात की और मैंने आपको ये कहा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं आ सकता, ठीक है? यानी अगर आप किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाह रहे हो, उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? पैरामीटराइज भी हो सकता है, बस इसकी डेफिनेशन नहीं होगी, बस इसकी बॉडी नहीं होगी, ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, बात करो हुई। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखें। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड must be written within an abstract class। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही आ सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आ सकता। लेकिन an abstract class may have non-abstract method। ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है।
ठीक है। सर एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनता है? नहीं देखो बात ये है कि हमने ये कहा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होगा जिसकी बॉडी नहीं होगी, जिसकी जस्ट डेकोरेशन होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आपने कोई एक भी बनाना है तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिस क्लास में होगा उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड आ सकते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास में मौजूद सब के सब मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर इनको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं, जस्ट हम एक बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे प्रैक्टिकली ये सारी चीजें हम करते भी हैं और फिर ये आपको मैं पॉइंट्स दिखाता भी जाऊंगा। देखो यहाँ पे हमने ये बात की कि उसको हम इस तरह से इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट हो भी रही है ये चीज। एक और बात सुन लेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्योंकि इनकम्प्लीट क्लास है, इसलिए an abstract class is incomplete class, so we can't instantiate. आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना। इंस्टेंशिएट हम ऑब्जेक्ट बनाने कहते हैं ना, इंस्टेंशिएट करो मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, नहीं बना सकते क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। अगर क्लास इनकम्प्लीट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट कौन सी फंक्शनैलिटी क्या क्या काम करेगा, वो भी सारी चीजें अनडिफाइंड रहेगी। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता तो फिर उस क्लास का फायदा क्या है, उसको हम बना ही क्यों रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो नहीं बनना ना, उसका ऑब्जेक्ट ही बनेगा तो उस क्लास का फायदा क्या है। उसका फायदा फिर भी है, वो क्या? An abstract class can be used as a superclass, मतलब as a parent। आप इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाइए, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखे, लेकिन उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ पेरेंट यूज हो सकती है। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कोई चाइल्ड क्लास ड्राइव कर सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ पेरेंट तो यूज हो सकती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बात में होगी। अभी इस इन चीजों को समझ लो, मैं क्या नहीं किया आपको कुछ नहीं करता जा रहा हूं, हम इनको प्रैक्टिकली करते भी ये सारी चीजें तो वन बाय वन हम सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। एक दो छोटी छोटी सी और बातें एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो ये कि when a child class is derived from an abstract class, then it becomes mandatory or compulsory for child class to implement all abstract methods of its parent abstract class। बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन शायद आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिकी लग रही हो, सुन लो। वो ये कि जब कोई चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास से ड्राइव होती है तो उस चाइल्ड क्लास के लिए ये लाजमी है, ये जरूरी है कि वो अपनी पेरेंट क्लास के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन करे या दे।
बात को समझ लो। सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना के मैं आपको बात समझाता हूँ। सपोज हमारे पास सर एक पेरेंट क्लास है, सपोज इसका नाम है रखा P1। इस पेरेंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैं उसका नाम रख रहा हूँ ABS M1, और एक और मेथड है उसका नाम है ABS M2। पेरेंट क्लास में दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, तो अब जाहिर सी बात है इस पेरेंट क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना होगा, ये पेरेंट क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं ना? हमने बात की जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएगा तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिस क्लास में है उस क्लास को लाजमी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट होना होगा। चलो मैं यहाँ पे फिर भी आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ। ये आपकी क्लास है तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अच्छा, अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मैं एक क्लास ड्राइव कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसकी चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ C1। अब C1 क्लास ड्राइव हो रही है P1 से। P1 एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसके लिए लाजमी है कि अपनी पेरेंट क्लास के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उन सबकी इंप्लीमेंटेशन दे, यानी कि उन सबकी उनकी डेफिनेशन दे, उन सबकी बॉडी बनाए, ये बताए कि भाई मेरी जो पेरेंट क्लास के पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था वो क्या काम करेगा, मेरी पेरेंट क्लास के पास जो दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था वो क्या काम करेगा। अब समझाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे ताकि आपको बात इजी समझ में आ जाए कि ये क्लास बनाएगा जी फॉर एग्जांपल इसने एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो M1 है उसने इसकी बॉडी बनानी है। तो समझाने के लिए मैं कुछ तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन सर इसमें तो हां सर चाइल्ड में तो फिर आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया चाइल्ड में मेथड नॉन चाइल्ड में नहीं। देखो ये मेथड जो है पेरेंट